दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 73वां संविधान संशोधन पे। ऐसे जुड़े हुए तमाम चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों से पहले यदि 71 बीपीएससी में फाइनल करना है, 71 बीपीएससी में इसकी तैयारी एडवांस करना है, तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 149 पीडीएफ और वीडियो रट कर जाइए, आपका फाइनल होगा। डेली एक पीडीएफ और वीडियो रटिए। इसका चार्ज 4,000 है। 83 तिहत्तर 98 49 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकरण, जैसा कि आप जानते होंगे कि विश्व बैंक के अनुसार जो है हम बता रहे हैं, विश्व बैंक के अनुसार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है शहरी और ग्रामीण स्तर के स्थानीय निकायों में राजनीतिक, प्रशासनिक और राजकोषीय जिम्मेदारियों का हस्तांतरण। इसके तहत केंद्र या राज्य से शक्ति एवं सत्ता का हस्तांतरण स्थानीय स्तर के संस्थाओं में किया जाता है। भारत में जो है विकेंद्रीकरण कैसे है, एक संघ शासन है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार से शक्तियों को किस में हस्तांतरण किया है, राज्य सरकार में विकेंद्रीकरण किया गया। फिर राज्य से किस में, स्थानीय निकाय में, पंचायती राज संस्थाओं में, नगरपालिका संस्थाओं में, तो विकेंद्रीकरण है। तो यहाँ विकेंद्रीकरण का अर्थ है स्थानीय निकायों से। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जो ऊपर से शक्तियों का हस्तांतरण निचले स्तर के निकायों में, संस्थाओं में किया जाता है। उनको निचले स्तर पर शक्ति दी जाती है ताकि जो है समग्र रूप से विकास हो सके। अब देखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्र के 3 तत्व है। एक है राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि ऊपरी स्तर के निर्वाचित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के पास जो शक्ति होती है उसका हस्तांतरण निचले स्तर पर किया जाता है, राजनीतिक शक्तियों का। अब इसमें क्या है, विचार विमर्श की शक्ति नियंत्रित का निचले स्तर पर किया जाता है, निर्णय लेने की शक्ति। अब जैसे केंद्र से विचार विमर्श करने की शक्ति राज्य सरकार को दिया गया है, राज्य से स्थानीय निकायों को निर्णय लेने की शक्ति, पंचायतों को भी काम करने की छूट है, निर्णय लेता है पंचायत ग्राम सभा अपने कार्यकारिणी के माध्यम से। नागरिकों की भागीदारी, कार्यकारी शक्ति और जवाबदेहिता और ट्रांसपेरेंसी, ये सभी शक्तियों का निचले स्तर में हस्तांतरण किया जाता है। केंद्र से राज्य, राज्य से फिर स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका संस्थाओं को। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि जिम्मेदारी का हस्तांतरण किया जाता है। अब मान लीजिए आप स्थानीय निकाय में काम करेंगे, बीडीओ मान लीजिए बन जाते हैं, तो फिर बीपीआरओ बन जाते हैं, तो फिर तो आपको पंचायती राज में आपको जिम्मेदारी मिलेगा, वो काम करना ही होगा। या डीपीआरओ बन जाते हैं, स्वयं की संपत्ति, अपना स्टाफ, कार्य संचालन करने, योजना बनाने की शक्ति को हस्तांतरण निचले स्तर पर किया जाता है। जैसा कि पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिका संस्थाओं को दिया गया है, सब काम करता है। वित्तीय शक्ति में क्या होता है के तहत स्वयं का बजट बनाने। अब ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा होता है, वो बजट वही बनाता है अपना। उसके बाद राजस्व संग्रहण की शक्ति, स्थानीय स्तर पर टैक्स लगाने के लिए नगरपालिका संस्थाओं को कुछ टैक्स लगाने की छूट शक्ति दी गई है। अभी ग्राम पंचायत को टैक्स लगाने की छूट नहीं है, टैक्स लगाने की शक्ति नहीं दी गई है, और व्यय करने की शक्ति। तो ग्राम पंचायत को भी अपना खर्च करने का अधिकार है। तो ये सभी विकेंद्रीकरण जो है किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इस विकेंद्रीकरण का क्या महत्व है। इस विकेंद्रीकरण से क्या होता है कि लोक सेवा वितरण में अधिक दक्षता आता है। अगर निचले स्तर पर अगर आप शक्ति दे देंगे तो निचले स्तर के लोग स्थानीय समस्याओं से परिचित होते हैं, उनको लोगों की जरूरत को पता रहता है, किस व्यक्ति के साथ कौन सी समस्या है। तो जो सर्विस डिलीवरी है, यानी सरकार सुविधा देती है, सुविधा नहीं कर सकते हैं, सरकार जो सेवा करती है, सरकार की जो योजनाएं हैं या जो सरकार की जो पॉलिसी है, उसका निचले स्तर के लोगों को लाभ मिलता है। निचले स्तर के लोग जो है उससे लाभान्वित होता है। तो क्या होता है, मान लीजिए
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाए, केंद्र से आ गया। अब केंद्र के पास शक्ति नहीं ना है कि, तंत्र नहीं है कि वो किसको देखे कि सबसे गरीब कौन है, किसके पास आवास नहीं है। तो स्थानीय निकायों को अगर शक्ति दे देंगे तो जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि होता है उसको पता है कि इस गांव में ये गरीब है, वार्ड सदस्य को पता होता है, तो क्या होता है कि सर्विस डिलीवरी जो हमें दक्षता आता है। यह क्षेत्रीय और स्थानीय नीतियों को की जवाबदेही स्थापित करने में मदद करता है। अब जैसे क्षेत्रीय स्थानीय विकास नीति है क्षेत्रीय स्तर पर, तो उसकी जो है जवाबदेही आता है। इससे क्या होता है, ये लोक क्षेत्र में कुशलता, लोकतांत्रिक और राजनीतिक स्थिरता लाता है। निचले स्तर पर क्या करता है कि यह कुशलता लाता है, लोकतांत्रिक और राजनीतिक स्थिरता लाने का काम करता है। साथ ही साथ इससे क्या होता है, राजनीतिक निर्णय में उच्च भागीदारी। अब स्थानीय स्तर पर अगर कोई निर्णय लेंगे तो देखेंगे गांव के सारे लोग जो है उसमें शामिल हो रहे हैं। यह सरकार और नागरिकों को करीब लाने का काम करता है। अब निचले स्तर पर चले जाएंगे तो डायरेक्ट सरकार नजदीक चली गई है, जुड़ जाता है। इससे तेज आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग का विस्तार होता है। ये सारे विश्व बैंक के अनुसार हम आपको बताए हैं। भारत में विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि विकेंद्रीकरण इसलिए है कि स्थानीय समस्या का दक्षता के साथ, देखिए विकेंद्रीकरण इसलिए है कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो स्थानीय समस्याओं के प्रति परिचित होते हैं। अगर उसमें हम शक्ति और सत्ता का हस्तांतरण कर दे तो वह स्थानीय समस्याओं का बहुत दक्षता के साथ निपटारा करेगा। साथ ही साथ केंद्रीय स्तर के अधिकारियों के स्थानीय कभी कभी क्या होता है कि जांच एजेंसी को, केंद्रीय अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं, पंचायतों में भेजा जाता है, नगर पालिका संस्थाओं में भेजा जाता है। जब भेजा जाता है तो वो जो प्रशासनिक केंद्रीय स्तर के अधिकारी है वो स्थानीय समस्याओं को समझते हैं, उसके प्रति सजग होते हैं, और फिर जो है जब आते हैं तो अच्छा योजना का निर्माण करता है। और नीति और विकास कार्य अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि जो केंद्रीय स्तर के अधिकारी है वो जब पंचायतों में दौरा करेगा, नगर पालिका संस्थाओं में दौरा करेगा, जाएगा, विजिट होती है, तो क्या होगा कि जब वो आएगा दौरा करके तो जो विकास की योजना बनाएगा, नीतियां बनाएगा, वो अधिक प्रभावी होगा। और स्थानीय सरकार और प्रशासनिक काबिलियत जो है, अब स्थानीय स्तर के सरकार के पास अगर आप शक्ति दे देंगे तो क्या होगा, प्रशासनिक शक्ति दे देंगे तो कार्य करने की क्षमता डेवलप होगा। मान लीजिए आप कुछ नहीं जानते और आपको एसडीएम बना देगा, तो एसडीएम के जो कार्य दायित्व उससे आप परिचित होंगे। उसके बाद इससे क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर योजना का निर्माण या क्रियान्वयन किया जाएगा। जो लाल फित नौकरशाही समस्या होती है, लेट लतीफी होती है, विलंब होता है, इस सब का निपटारा होता है। अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो 1952 में देखिए भारत में शुरुआत से ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो है रही है। मौर्य काल में भी पंचायतों की व्यवस्था रही है, उसके बाद प्राचीन काल में, मध्यकाल में, ब्रिटिश शासन काल में भी रिपन द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को जो है पहली बार इसको जो है व्यवस्थित रूप किया था। तो 19स्वतंत्रता के बाद जो है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। फिर 1953 में राष्ट्रीय प्रसाद सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, और संविधान के अनुच्छेद 40 में भी कह दिया गया है कि इस राज्य जो है नीति स्तर में कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का प्रयास करेगा। अब इसी अनुच्छेद के तहत जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत के लिए है और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों के लिए यानी नगर पालिका संस्थाओं के लिए है। अब 73वां संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता प्रावधान क्या है, तो इस 73वां संविधान संशोधन द्वारा पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और इसके द्वारा अनुच्छेद 243 ख के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, ऊपरी स्तर पर जिला परिषद। लेकिन कहा गया है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगा वहां मध्यवर्ती स्तर के यानी पंचायत समिति की व्यवस्था स्थापना नहीं की जा सकती है। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, और ग्राम पंचायत के
सभी व्यक्ति सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव कराने की व्यवस्था की गई है। उनका कार्यकाल निश्चित किया गया है 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले अगर भंग हो जाता है तो किसी परिस्थिति में चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन अगर 6 महीना कम है चुनाव के तो भंग किया जा सकता है। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक न्याय को यथार्थ करने के लिए जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया गया है। पर सभी पंचायती राज संस्था के सभी पदों पर 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। साथ ही साथ राज्य विधानमंडलों को छूट दी गई है कि वो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करेगा। पंचायती राज संस्थाओं के अपने कार्यों के निष्पादन के लिए 11वीं राज सूची के 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं के कार्य को सौंपने के लिए 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषयों को शामिल किया गया है और राज्य विधानमंडल को आदेश दिया गया है कि आप इस सभी विषय पंचायती राज संस्थाओं को काम करने के लिए सौंप देंगे। पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व निभाने के लिए राज्य विधानमंडल को कहा गया है कि वह विधान कानून बनाकर पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति और कार्य सौंपेगा। और शक्ति और कार्य में क्या होगा, सामाजिक आर्थिक विकास योजना बनाने, क्रियान्वयन करने और 29 विषय 11वीं अनुसूची के विषयों के क्रियान्वयन के लिए। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य से पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय हस्तांतरण के लिए प्रति 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। जैसे सेंट्रल में अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग होता है, उसी तरीके से राज्य वित्त आयोग है। उसके बाद पंचायतों में के नियमित चुनाव संचालन के लिए एक राज्य चुनाव आयुक्त का गठन जो है का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कराता है। और पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षण के लिए राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षण की व्यवस्था करेगा। तो ऑडिटर सब की जो बहाली हुई है इसी के तहत हुआ है। ये सभी संस्थाएं जो है पंचायती राज व्यवस्था को नियमितता के लिए यह जो है प्रावधान किए गए हैं। अब इसका महत्व क्या है, तो इसका सबसे बड़ा महत्व है कि पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और यह संविधान का अंग हो गया। अब संविधान स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्था संविधान का अंग बन चुका है और पंचायतों की स्थिरता स्वतंत्रता सुनिश्चित होगा इससे, क्योंकि पहले पंचायती राज संस्थाओं के नियमित कार्यक्रम में कई चुनौती थी। पंचायती राज संस्था नियमित रूप से काम नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसको कोई शक्ति उक्ति नहीं दी गई थी, नियमित चुनाव नहीं होता था, समय से पहले भंग कर दिया जाता था। समझ रहे हैं, जन भागीदारी की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब क्या है कि इस 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान का अंग बना दिया गया है और चुनाव कराने के लिए, वित्तीय व्यवस्था के लिए, कार्य शक्ति के लिए, उसकी संरचना सब चीज तय कर दिया गया है। इससे क्या होगा, और राज्य सरकार के हस्तक्षेप को भी कम किया गया है। इससे क्या होगा, पंचायतों की स्थिरता स्वतंत्रता सुनिश्चित होगा। यानी पंचायती राज संस्थाओं के को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से अब क्या होगा, नियमित चुनाव होगा, वित्तीय व्यवस्था होगा, शक्ति कार्य विधानमंडल देगा, आरक्षण देगा, तो इससे स्वतंत्रता स्थिरता सुनिश्चित होगा। वित्तीय अस्थायित्व और पंचायती राज संस्था को नियमित रूप से केंद्र और राज्यों से अनुदान प्राप्त होगा, जो कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य से निश्चित रूप से जो है राशि जो है प्राप्त होगी। तो इसी वित्तीय व्यवस्था पर भी जो है स्वविवेक को खत्म कर दिया गया है और सामाजिक न्याय के लिए अनुसूचित जाति जनजाति को और पिछड़ा वर्गों को, अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। साथ ही साथ राज्य विधानमंडल को कहा गया है कि कानून बनाकर ईबीसी बीसी को भी आरक्षण दे सकता है। और इस कानून से पहले 73वां संविधान संशोधन से पहले सभी देश के अलग अलग भागों में पंचायती राज संस्था का कार्य संचालन अलग अलग था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिए जाने से सभी देश के लिए एक ही ढांचा में पंचायती राज संस्था काम करेगा। सभी देश के सभी पंचायती राज संस्था में एकरूपता लाया गया है। इससे प्रशासनिक एकरूपता लाया गया है। महिलाओं को 1/3 पद आरक्षित किया गया है।
बिहार सरकार तो 50% पर जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, और इससे स्थानीय शासन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि संवैधानिक दर्जा मिला है। अब 73वां सिद्धांत संशोधन की आलोचना क्यों है? क्योंकि इसके तहत सबसे बड़ा आलोचना है कि राज्य विधानमंडल को अधिक शक्तियां दी गई है। अब शक्ति कार्य के लिए, चुनाव कराने के लिए, सब चीज करने के लिए राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है। राज्य विधानमंडल को यह कहकर आलोचना की जाती है कि राज्य विधानमंडल अभी भी पंचायती राज संस्था को कर संग्रह करने और पर्याप्त शक्ति उत्तरदायित्व नहीं सौंपा है, और पंचायती राज संस्थाओं में राज्य सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप है इस कानून के द्वारा। और 73वां सिद्धांत संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और आज भी पंचायती राज संस्थाओं के क्रियान्वयन में जो स्थानीय निकाय की निर्वाचित प्रतिनिधि होती है, उसके सामने बड़ी चुनौती होती है कि वह काम कैसे कर सके, काम कैसे करा सके। तो प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और पंचायती राज संस्थाओं और राज्य सरकार और स्थानीय नौकरशाही के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है। और आज पंचायती राज संस्था जो है जाति का अड्डा बन चुका है। अब पंचायत की जो प्रधान जाति होती है, यानी जिसकी संख्या अधिक होती है, उसके हाथ में सत्ता चला गया है। जिससे सेवा डिलीवरी पर असर पड़ रहा है। अब प्रधान मान लीजिए किसी गांव में कुर्मी की संख्या सबसे ज्यादा है या यादव की संख्या अधिक है। बिहार में तो सबसे ज्यादा यादव मुखिया है, सबसे ज्यादा। एक जिला में हमको लगता है कि अगर 200 पंचायत होगा तो पता चलेगा कि 90 पंचायत के मुखिया यादव होगा। हम तो देखें, जानते हैं, जहाँ कुर्मी है वहाँ कुर्मी मुखिया है, जहाँ भूमियार है वहाँ भूमियार मुखिया है। तो स्थानीय अलग अलग क्षेत्रों में लेकिन सबसे ज्यादा मुखिया बिहार में यादव है, सबसे ज्यादा। तो जातिकरण, मान लीजिए किसी जाति की संख्या अधिक है तो वो मुखिया बन गया, तो अपने जाति के लोग को अधिक देखेगा। जो कम है, जिसकी संख्या कम है, उसको नजरअंदाज भी किया जा सकता है। और वित्तीय निर्भरता, अभी भी पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से मजबूत नहीं है, उसको केंद्र और राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर रहना पड़ता है। और पंचायत के चुनाव में चुनावी रंजिश जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया है। पश्चिम बंगाल में आप देखे होंगे कैसे पंचायत के चुनाव में हिंसा हो रहा है। बिहार में अभी तक जो है 50 से ऊपर मुखिया मर चुका है। तो आपसी रंजिश है, प्रॉक्सी उम्मीदवार भी एक समस्या है। अब पंचायतों में आरक्षण दे दिया गया है। अब क्या है, महिलाओं का सीट आरक्षित कर दिया गया है, लेकिन महिला काम नहीं, जीत जाती है, महिला काम नहीं करती। महिला पति, मुखिया पति, मुखिया सरपंच, मुखिया पति, सरपंच पति, वार्ड पति, तो इस तरह की चीजें जो है। और साथ ही साथ पंचायती राज संस्थाओं और राजनीतिक दलों के बीच जो है क्या संबंध होगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। 73वां सिद्धांत संशोधन की आलोचना इन्हीं आधारों पर की जाती है। अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकता, महत्व। देखिए, पंचायती राज संस्था स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपरा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गांव में जो है क्या होता है कि नियमित चुनाव होगा, सभी लोग ग्राम सभा में वाद विवाद करेंगे, सभी लोग काम कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि गांव में प्रजातांत्रिक भावना की स्थापना में, परंपरा की स्थापना होती है। लोग लोकतंत्र के मूल्यों से परिचित होते हैं। और यही पंचायती राज संस्थाओं क्या करता है, देश के भावी नेतृत्व तैयार करता है। यही मुखिया वार्ड जो है आगे चलकर जीतकर विधायक सांसद बनता है, भावी नेतृत्व तैयार करता है। उसके बाद केंद्र राज्य, अब ये पंचायती राज संस्था बहुत सारी योजना के क्रियान्वयन करता है। इससे क्या होता है, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो प्रशासनिक भार है उसको हल्का करता है, स्थानीय स्तर पर काम करता है। तो राज्य सरकार भी निश्चिंत रहता है, पैसा दे दिया, काम करा रहा है। स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच करी। देखिए, पंचायती राज संस्था क्या करता है कि यह स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच जो है, जो समाज है, समाज और राजनीतिक दलों के बीच कड़ी का काम करता है। मुखिया जीत गया, राजनीतिक दलों से जुड़ गया, समाज को भी जोड़ रहा है और राजनीतिक को भी जोड़ रहा है। उसके बाद शासन और जनता। अब देखिए, स्थानीय स्तर पर शासन होगा तो जनता करीब आती है, वो शासन को देखता है। तो स्थानीय शासन और जनता दोनों नजदीक आता है, शासन जनता, इससे दोनों में परस्पर लाभ मिलता है, दोनों का अनुभव बढ़ता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है और इसको देखिएगा।
हम आगे चर्चा करेंगे।